हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ क्लासरूम पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए लीगल सब्जेक्ट्स की क्लास स्टार्ट की है, जिसका हमारा एक ही मोटिव है कि आपको सिंप्लीफाइड वे में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सब्जेक्ट को समझाया जाए, प्रोविजन को समझाया जाए, ताकि आप एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके उस सब्जेक्ट को पढ़ो। अदरवाइज क्या होगा, आप बन जाओगे एक रट्टू तोता। एंड ट्रस्ट मी, रट्टू तोता लोग ज्यादा लंबे टाइम तक सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। आपको अल्टीमेटली कंसेप्ट्स की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी और एग्जाम की। एक चीज आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मतलब आप भीड़ का पार्ट हो, और हमारी यही कोशिश है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो इसी सीरीज में हमने जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट उठाया वो है हिंदू मैरिज एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट है जो आपके जुडिशरी एग्जाम में भी आता है, जो आपके ग्रेजुएशन में भी है, ताकि जो भी बच्चे चाहे ग्रेजुएशन में जुडिशरी में, सभी को इस लेक्चर सीरीज से बेनिफिट मिल पाए। अब इस लेक्चर सीरीज में अभी तक हम 3 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने हिंदू मैरिज एक्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, जिसके अंदर हमने हिंदू मैरिज एक्ट का टेरिटोरियल एक्सटेंट पढ़ा था, हमने ये समझा था हु इज हिंदू, हमने हिंदू फिलॉसफी समझी थी। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उन लेक्चर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, हम प्लेलिस्ट अटैच कर देंगे, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, उस प्लेलिस्ट की वीडियोस देखिए, ताकि आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर, जिसके अंदर हम अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो है होने वाला है आपका सेक्शन नंबर 3। देखिए, सेक्शन 3 अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये डील करता है किससे? डेफिनेशन से। अगर आपको किसी भी एक्ट का डेफिनेशन क्लॉज ही समझ में नहीं आया तो उस पूरे एक्ट को तो आप भूल ही जाओ कि समझ में आएगा, है ना। जब आपको एबीसीडी नहीं पता है तो आप क्या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। इसीलिए यहां पर डेफिनेशन क्लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात यह कि इतना बड़ा जो डेफिनेशन क्लॉज है, उसमें से कुछ गिनती की ही डेफिनेशन है जो हमें समझनी है, जो हमारे लिए जरूरी है, जो कंफ्यूजिंग है। बाकी डेफिनेशन तो आप पढ़ के भी याद कर सकते हो, आपने सिंपली पढ़ लिया, समझ में आ जाएगी। तो यहां पर अपन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब जो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं वो आप देख सकते हो यहां पर क्लॉज सी एंड डी के अंदर। ठीक है, क्लॉज सी एंड क्लॉज डी, ये दोनों क्लॉज हम एक साथ कवर करेंगे। इसके बाद आज के जो लेक्चर में हम कवर करेंगे वो है सपिंडा रिलेशनशिप। और सपिंडा रिलेशनशिप में भी एक कंसेप्ट फ्रॉग लीप सपिंडा, ये बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, कई जगह पर आपको पढ़ाया ही नहीं जाता। तो ये चीज आज आपको पढ़ाई जाएगी, आपको समझाई जाएगी, ताकि आप एक बार इस क्लास को लगा लो तो आपको फिर कभी जरूरत ना पड़े कोई दूसरा वीडियो देखने की जिसमें आपको ये समझना पड़ रहा है कि सपिंडा होते क्या है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्या है ना। तो बने रहना इस वीडियो के अंदर, कंप्लीट देखना, और प्लीज वीडियो कंप्लीट ही देखना, क्योंकि बीच में बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने वो मिस कर दी ना तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं है स्किप कर करके देख रहे हो, आपको इजीली ये 40 to 45 मिनट का वीडियो होने वाला है, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है। आप कभी भी लंच करते हुए, डिनर करते हुए, कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बस ये वीडियो देख ले, आपका उसमें काम हो जाएगा, है ना। तो चलिए बिना देर करे स्टार्ट कर दे। सबसे पहले हम देखने वाले क्लॉज सी एंड डी को। क्लॉज सी और डी में आपको 3 तरह के रिलेशनशिप्स बताए गए, ठीक है। फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूटेरिन ब्लड। अब ये क्या होते हैं? अब देखिए, ये बात समझिए, सिंपल सी बात है कि ए और बी ये हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है। ये हस्बैंड और वाइफ है। अगर इनके कोई बच्चा होता है, ठीक है, इनके कोई बच्चा होता है, फॉर एग्जांपल बच्चा हुआ एक्स, ठीक है भाई, बच्चा हो गया। इसके बाद इनके एक और बच्चा हुआ वाई, ठीक है, हो गया एक और बच्चा। अब अगर आपसे पूछा जाए एक्स और वाई कैसे, क्या है दोनों का रिलेशन, आप क्या बोलोगे? सर या तो दोनों भाई भाई हैं, दोनों बहन बहन है, या भाई बहन है। आप इस तरीके से तो बोलोगे, और कुछ ज्यादा आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि लीगल लैंग्वेज में इनके लिए एक अलग वर्ड यूज में लिया गया है, इसके अलावा एक और सिचुएशन देखो। क्या हुआ कि भाई ए ने शादी की बी से, ठीक है, ए ने शादी की है बी से। बी से जब उसने शादी की है तो उनकी एक बच्चा हुआ जिसका नाम रखा उन्होंने एक्स, ठीक है। यहां पर आप इसको मान लो हस्बैंड, चलो मैं एच एंड डब्ल्यू कर लेता हूं ताकि आपको जेंडर स्पेसिफिक हो जाए, ठीक है। ये है हस्बैंड और ये है वाइफ, ठीक है।
इनकी शादी हुई, उनके एक बच्चा हुआ एक्स। अब क्या हुआ, एच और डब्ल्यू की बात बनी नहीं, इन दोनों का हो गया डाइवोर्स, और एच ने शादी कर ली किससे, W1 से। अब जब W1 से शादी की है तो अब इनके भी एक बच्चा हुआ जिसका नाम रखा गया Y। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई ये क्या है, ये है ना कि Y और X के बीच में क्या रिलेशन है, तो देखो इतनी इंग्लिश तो आप सभी ने देखी होगी, आप इसको बोलोगे स्टेप ब्रदर या स्टेप सिस्टर या स्टेप सिस्टर्स या फिर स्टेप ब्रदर्स, इस तरीके की आप चीजें यहां पर बोलने वाले हो। लेकिन ये तो देखो हो गया आपके कॉमन इंग्लिश वर्ड्स, लेकिन यहां पर लीगल लैंग्वेज में Y और X को स्टेप ब्रदर स्टेप सिस्टर ही बोला जाएगा या कोई दूसरी टर्मिनोलॉजी यहां पर यूज में ली जाती है। तो देखो यहां पर आपको लॉ में दूसरी टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी जो आज हम इसमें समझने वाले हैं। एक और एग्जांपल लो, यहां पर तो हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, इमेजिन करो वाइफ और हस्बैंड शादी होती है, इनके बच्चा हुआ X, बात नहीं बनी, वाइफ ने दूसरी शादी कर ली H2 से, ठीक है, इनके बच्चा हुआ Y। अब देखो आपको लगेगा सर ये तो इक्वेशन सेम सेम सी लग रही है कि भाई किसी एक इंडिविजुअल ने डाइवोर्स लेके दूसरी शादी कर ली और बच्चा हो गया, तो आप क्या बोलोगे सर ये तो सेम सेम सिचुएशन सी लग रही है। लेकिन ये सेम सिचुएशन नहीं है, यहां पर भी इन दोनों के लिए एक अलग टर्मिनोलॉजी यूज में ली गई है। तो यही टर्मिनोलॉजी हम पढ़ने वाले कहां से, यहां बैरेक्ट के थ्रू हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर यहां पर क्या बोला जा रहा है। ठीक है, आप सब भी बैरेक्ट ओपन कर लीजिए, अगर नहीं है तो मैं ऐसा करता हूं अपन यहां पर बैरेक्ट ओपन कर लेते हैं ताकि जिन बच्चों ने बैरेक्ट नहीं ओपन किया है उनके पास अभी अवेलेबल नहीं है वो भी इस चीज को पढ़ सके। ओके, तो अपन देखते हैं हिंदू मैरिज एक्ट। है ना, ये रहा आपका डेफिनेशन क्लॉज। सेक्शन 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके थे। डेफिनेशन क्लॉज में हम आते हैं सीधे सी एंड डी क्लॉज के ऊपर। क्या लिखा हुआ है यहां पर, आप इस बात को समझिए, फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड, टू पर्संस आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय फुल ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बाय द सेम वाइफ। ठीक है, फुल ब्लड किसको बोला जा रहा है कि वो डिसेंडेंट है, यानी कि वो क्या है, औलाद है किसकी, कॉमन डिसेंट एंसेस्टर की, यानी कि उनकी जो फादर है वो कॉमन है और जो उनकी वाइफ है वो भी कॉमन है, यानी कि सेम फादर है सेम क्या है, मदर है। तो ऐसी सिचुएशन में आप उनको क्या बोलोगे, उनको हम बोलेंगे फुल ब्लड। जो हमारा पहला एग्जाम्पल था जिसके अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों सेम है, ठीक है, तो यहां पर एक्स और वाई कहलाएंगे आपके फुल ब्लड। ये दोनों है आपके लिए क्या, फुल ब्लड। अब अपन आते हैं इन दोनों एग्जाम्पल के ऊपर, तो चलिए समझते हैं इन दोनों के लिए क्या बोला गया है। इन दोनों के लिए बोला जा रहा है बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ, यानी कि आप उनको क्या बोलोगे, हाफ ब्लड बोलोगे। कब बोलोगे, जब उनके एंसेस्टर तो कॉमन है, यानी कि जो उनके फादर है वो तो कॉमन है, बट जो उनकी मदर्स है यानी कि डिफरेंट वाइफ, जो मदर्स है वो अलग अलग है। तो यहां पर जो आपकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है वो कौन सा इलस्ट्रेशन है कि आपके फादर सेम होने चाहिए लेकिन आपकी मदर अलग अलग होनी चाहिए। तो वो सिचुएशन तो भैया ये वाली आ गई ना आपकी, फादर सेम है लेकिन मदर दोनों की अलग अलग है। एक्स की मदर कौन है, W, वाई की मदर कौन है, W1। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, हाफ ब्लड। इन दोनों का आप बोलोगे हाफ ब्लड। ये चीज क्लियर हो गई है, आपके फादर सेम होने चाहिए, मदर अगर अलग अलग है तो आप एज पर दी हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहलाओगे, हाफ ब्लड कहलाओगे। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी जो सिचुएशन है वो है यूट्रिन ब्लड की, जो आपको डी के अंदर दिया हुआ है। यहां पर बोला जा रहा है टू पर्संस आर सेड टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय यूट्रिन ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रेस। अब देखो ये एंसेस्ट्रेस लिखा हुआ है, कई बार क्या करते हैं बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ते पढ़ते स्किप कर जाते हैं कि एंसेस्ट्रेस लिखा हुआ है एंसेस्टर लिखा हुआ है, होता है कई बच्चों के साथ। ये मत सोचना कि मेरे साथ नहीं हो रहा तो किसी और के साथ भी नहीं होता होगा, लेकिन मेरा काम है कि यहाँ पे सभी लोगों को इंक्लूड करते हुए चलना।
तो यहां पर कॉमन एंसेस्ट्रेस लिखा हुआ है, एंसेस्टर नहीं लिखा है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, एंसेस्ट्रेस, और यहां पे लिखा हुआ है एंसेस्टर। तो यानी कि एंसेस्टर यानी कि जेंडर चेंज हो गया, यानी कि फीमेल, तो यानी कॉमन एंसेस्ट्रेस यानी कि मदर आपकी सेम है बट बाय डिफरेंट हस्बैंड्स, यानी कि आपके क्या होने वाले हैं, मदर सेम होने वाली है लेकिन आप दोनों के फादर अलग अलग हैं, तो आप क्या कहलाओगे, यूट्रिन ब्लड कहलाओगे। और यहां पे ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है इन क्लॉज सी एंड डी, एंसेस्टर इंक्लूड्स द फादर एंड एंसेस्टर्स द मदर। तो यहां पे इस चीज को खुद में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहां पर ये क्या कहलाएंगे, जब वाइफ सेम है लेकिन हस्बैंड अलग अलग है, यानी कि मदर सेम है फादर अलग अलग है। वाई के लिए फादर कौन है, H2, एक्स के लिए फादर कौन है, H। तो यहां पर ये दोनों कैसे कहलाएंगे, यूट्रिन ब्लड, क्या कहलाएंगे, इनको यूट्रिन ब्लड बोला जाता है। अब यहां पे देखो एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं जो आपको हेल्प करेगी इस पूरे पॉइंट को याद रखने के लिए। क्या है कि यहां पर बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर फुल ब्लड तो देखो हमें याद हो गया कि हस्बैंड वाइफ सेम सेम यानी कि मदर फादर सेम है तो फुल ब्लड कहलाएंगे। हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, सर किसको तो हम हाफ ब्लड बोले, किसको यूट्रिन ब्लड बोले, है ना, ये कंफ्यूजन बहुत कॉमन सी बात है क्योंकि यहां पर एक कॉमन चीज बोली जा रही है। तो देखो उसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं। ये हो गया आपका यूट्रिन ब्लड। अब देखो याद करने का इसको क्या तरीका है, सिंपल सी बात है, देखो फीमेल्स में जो रिप्रोडक्शन की जो ऑर्गन होते हैं उसको हम बोलते हैं यूट्रस, ठीक है, यूट्रस होता है जो बच्चेदानी, उसको यूट्रस बोला जाता है। तो देखो क्योंकि आप एक सेम यूट्रस से निकले हो, ठीक है, सेम यूट्रस से निकले हो तो इसलिए आप क्या कहलाओगे, यूट्रिन ब्लड से रिलेटेड कहलाओगे। एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको हेल्प करती है हाफ ब्लड एंड यूट्रिन ब्लड को याद करने के लिए, है ना। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आप दोनों एक सेम कॉमन यूट्रस से निकले हो इसलिए क्या कहलाओगे, आप यूट्रिन ब्लड से रिलेटेड कहलाओगे। अब बचा क्या, हाफ ब्लड बचा, तो ये तो बात ही खत्म हो गई, यानी कि आपको फुल ब्लड याद हो गया है, यूट्रिन ब्लड याद हो गया है, तो फिर तीसरी चीज बचती है हाफ ब्लड, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो ये है आपका फुल ब्लड, हाफ ब्लड एंड यूट्रिन ब्लड को याद करने का तरीका। अब अपन आते हैं सपिंडा रिलेशनशिप पे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो मेन मुद्दा है आज हमारा वो है सपिंडा। ठीक है, वो क्या है हमारा सपिंडा रिलेशनशिप। अब इसको हम समझते हैं, ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा। आई होप कि आप सभी ने इस चीज को कभी फेस किया हो, देखा हो अपने सामने अपने घर के अंदर, ठीक है, क्योंकि आप सभी कॉलेजेस के अंदर आ चुके हो, कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुके हो, तो आपने घर के अंदर कोई ना कोई शादी जरूर देखी होगी। और जब आपने शादी देखी होगी तो आपने सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि हम शादी करने से पहले जो है देखेंगे कि जो लड़की वाले, फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई की शादी होने वाली है, या फिर इसको कर लो बॉय एंड गर्ल, ठीक है, इनकी शादी होने वाली है। तो भैया घर वाले बोलते हैं कि हम क्या करेंगे कि जो ये बॉय है इसके फादर एंड मदर एंड गर्ल जो है इसके भी फादर एंड मदर का गोत्र देखेंगे, गोत्रा, ठीक है, गोत्र आपने वर्ड सुना होगा, तो वो देखते हैं गोत्र क्या होगा इनका, गोत्र क्या होता है, क्या गोत्र और सपिंडा रिलेशनशिप सेम है, और ऊपर से हमें सपिंडा रिलेशनशिप गोत्र इन सबका इश्यू क्यों आया, हम ये देखते क्यों है, इस बात को समझिए। बहुत छोटा सा फैक्ट है लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि किस तरीके से हमारा जो हिंदू रिलीजन है कितना ज्यादा एडवांस था। हम कितने हजारों साल पहले इन सारी चीजों को सोचते थे, समझते थे और उन चीजों को इंप्लीमेंट करते थे जो आज के टाइम पे हमें साइंटिफिक डिस्कवरी से पता चल रही चीजें। देखिए ये जो आपके सपिंडा है और गोत्र, पहली बात तो वो अलग अलग है, और सपिंडा, गोत्र और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप ये तीनों अलग अलग टर्मिनोलॉजी, तीनों अलग अलग है। बच्चों को लगता है कि सर सपिंडा और गोत्र सेम है, नहीं, सपिंडा और गोत्र सेम नहीं है, वो भी आज की क्लास में हम समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि ये है क्या। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊं तो अगर कभी भी ऐसा निकल के आया कि फॉर एग्जाम्पल ये जो मदर है इनका गोत्र पता चला कि भैया इनके गोत्र से मैच खा रहा है ना, हमारे घर में गोत्र बोलते, सपिंडा नहीं बोलते, इसलिए मैं गोत्र के एग्जांपल से समझा रहा हूं। अगर पता चला कि भाई एम और एम यानी कि लड़की की मम्मी और लड़के की मम्मी
इन दोनों का अगर गोत्र निकल के आया ना सेम, तो इनकी शादी नहीं होगी, मना कर देंगे हम तो शादी नहीं करेंगे। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या कभी सोचा है आपने? तो इसके पीछे का रीजन है जेनेटिक्स। ठीक है, क्या है? जेनेटिक्स। तो देखिए ऐसा बोला जाता है, सबसे पहले हम गोत्र को समझते हैं कि गोत्र होता क्या है। ऐसा माना जाता है हिंदुइज्म के अंदर कि जितने भी हम इंडिविजुअल हैं, ठीक है, हिंदुइज्म के अंदर जितने भी इंडिविजुअल फॉल करते हैं, सारे के सारे इंडिविजुअल किसी ना किसी ऋषि मुनि के डिसेंडेंट हैं। ठीक है, सारे इंडिविजुअल। और जो ऋषि मुनि है पहले लिमिटेड नंबर्स में थे, यानी कि अगर मैं एक हाइपोथेटिकल नंबर लेता हूं, फॉर एग्जांपल पहले ऋषि मुनि हम मान के चलो 50, एक हाइपोथेटिकल नंबर लिया मैंने ये, तो ये मान के चलो कि ऐसा माना जाता है कि जितने भी लोग हिंदू हैं ये 50 ऋषि मुनि के ही डिसेंडेंट हैं। तो यानी कि अब क्या है कि कोई एक ऋषि मुनि है, कोई ऋषि है जिनका नाम है एक्स, ठीक है, कोई ऋषि है एक्स, तो क्या होगा, उनके जितने भी डिसेंडेंट होंगे उनका गोत्र होगा एक्स। ठीक है, उनका गोत्र क्या होगा? एक्स होगा। तो यानी कि ऐसा माना जाता है कि जिस भी इंडिविजुअल का गोत्र होगा एक्स, वो आपस में भाई बहन है। ठीक है, क्योंकि वो एक ही ऋषि मुनि से निकल के आए, ठीक है, उन्हीं के डिसेंडेंट है, तो क्या है, उन्हीं के डिसेंडेंट है, तो सारे क्या हुआ, आपस में भाई बहन हुए। तो भाई बहन की शादी तो हम करवा नहीं सकते, इसीलिए गोत्र देखा जाता है हमारे घर के अंदर कि गोत्र तो मैच नहीं कर रहा। तो एक तो ये लॉजिक हो गया गोत्र चेक करने का, राइट। उसके अलावा और क्या लॉजिक हुआ कि देखो अब हम देखते हैं साइंटिफिक लॉजिक। ये तो हमने देख लिया कि हिंदुइज्म में ये बोला गया, लेकिन बोला क्यों जा रहा है? अब देखिए, इमेजिन कीजिए एक इंडिविजुअल है ए और एक इंडिविजुअल है बी। अब इनके जो जेनेटिक्स है, ऑब्वियसली बात है जेनेटिक्स के अंदर कुछ अच्छी बातें भी होंगी, कुछ खराब बातें भी होंगी। वहीं पर बी के जेनेटिक्स में भी कुछ अच्छी बातें होंगी, कुछ खराब बातें होंगी। लेट्स अज्यूम ए की अच्छी बात है कि इसकी हाइट बहुत अच्छी है, ठीक है, इसकी हाइट बहुत अच्छी है। लेट्स अज्यूम इसकी हाइट मैं लिख देता हूं यहां पे 6'2", ठीक है, 6'2" इसकी हाइट है। तो 6'2" तो अपने यहां पे बहुत बहुत अच्छी हाइट मानी जाती है, इंडिया के हिसाब से बहुत बढ़िया है। बट बात क्या है ना, इसका वजन है 160 kg, ठीक है, इसको कोई जेनेटिक की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसका वेट कम हो ही नहीं रहा है ना, बहुत ज्यादा वेट है इसके। तो 160 यानी पॉजिटिव क्या है हाइट और नेगेटिव क्या है वेट। वहीं पर अगर हम देख लेते हैं कि बी जो है एक लड़की है, अगर मैं देखूं कि उसके अंदर क्या दिक्कत है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के अंदर होगा। लेट्स अज्यूम कि मैं पॉजिटिव ये मान लेता हूं कि जो उनके फीचर्स हैं, ठीक है, आंखें बहुत अच्छी हैं, ठीक है, या फिर आप ये मान सकते हो जस्ट, हाँ, आंखें बहुत अच्छी है उनकी, एक ये मान के चल लो, बाकी जो फीचर्स है बहुत अच्छे हैं, या फिर आप मान के चलो उनकी हाइट ही बहुत अच्छी है। यहां पर अपन मान लेते हैं कि उनकी हाइट बहुत अच्छी है, लेकिन उनके साथ भी यही दिक्कत है कि उनका वजन जो है वो है 90 kg। लड़की के हिसाब से उनकी हाइट थी 5'10", ठीक है, तो लड़कियों के हिसाब से इंडिया में 5'10" बहुत बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन उनका वेट निकल के आ रहा है 90 kg। तो अब यहां पे दिक्कत हो गई। तो आप देख रहे हो दोनों जो इंडिविजुअल है उनका पॉजिटिव तो है हाइट और दोनों का है नेगेटिव क्या, आपका वेट। और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जाते हैं। इमेजिन करो जब इन दोनों की शादी होगी तो यहां पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो उनके होने वाले बच्चे होंगे उनके अंदर क्या होगा, ये पॉजिटिव एग्रीवेट हो जाएगा और ये नेगेटिव भी एग्रीवेट हो जाएगा, है ना। तो हो सकता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाए, एग्रीवेट हो जाए। पॉजिटिव एग्रीवेट हो रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव एग्रीवेट हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी बच्चे की, तबियत खराब रहेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली। हो सकता है कुछ जेनेटिक से रिलेटेड उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाए, डिजीज हो जाए जो क्योरेबल ही नहीं है, तो दिक्कत हो गई ना। पॉजिटिव भी एग्रीवेट हो गया, नेगेटिव भी एग्रीवेट हो गया। एक और एग्जांपल ले लो, हो सकता है कि जो लड़की है उसकी हाइट ज्यादा अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल उनकी हाइट है 5'3", ठीक है, आप 5'3" हाइट मान के चलो तो इतनी अच्छी है नहीं। वो डॉफ जो अपना डॉफ वाला जो डीएनए होता है कि भैया वो बोने रहने वाले हैं, ठीक है, उनकी हाइट ज्यादा नहीं बढ़ेगी, तो उनके डीएनए के अंदर वो थोड़ा सा कंपोनेंट था, लेकिन वो तो बच गए, तो उनकी 5'3" हाइट हो गई, लेकिन वो क्या हुआ, कंपोनेंट अभी दबा हुआ है, ठीक है, उनके निकल के नहीं आया। नाउ लेट्स अज्यूम कि जो हमारे हस्बैंड है, ठीक है, उनके जो हस्बैंड होने वाले उनकी हाइट है 5'7", ठीक है, ना ज्यादा बहुत अच्छी ना बहुत ज्यादा खराब, मीडियोकर, लेकिन उनके अंदर भी वो डॉर्फ वाला जो कंपोनेंट था वो था, यानी कि उनकी हाइट बहुत बोने रह जाते वो था, लेकिन दब गया, बच गए, वो
5'7" हाइट लेके। नाउ अज्यूम करो कि इन दोनों की शादी होगी, तो जो थोड़ा बहुत कंपोनेंट बोने रहने का इनके अंदर था डीएनए में, थोड़ा बहुत इनके अंदर था, हो सकता है ना कि वो मिक्स हो जाए और जो उनके होने वाले बच्चे हैं वो बोने रह जाए। तो यानी कि ये बात हमारे एंसेस्टर्स ने आज से हजारों साल पहले सीख ली थी कि इस तरीके से डीएनए के थ्रू हो सकता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर कुछ बीमारियां ट्रांसफर हो जाए। इसलिए उन्होंने बोला कि आप सेम गोत्र में शादी नहीं कर सकते हो, और इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने आने वाली जो जनरेशन है उनको बीमारियों से बचाओगे, उनको एक सही लाइफ दोगे। तो आप सोच रहे हो कि कितना एडवांस सोचते थे हमारे तब के लोग, हमारी साइंस कितनी ज्यादा एडवांस थी। तो हमने क्या निकाला, गोत्र का कंसेप्ट निकाला। क्या निकाला, गोत्र का कंसेप्ट निकाला कि भैया जितने भी लोग एक ही ऋषि या मुनि के डिसेंडेंट हैं वो तो आपस में शादी नहीं करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे यहां पे कंसेप्ट आया सपिंडा का। अब सपिंडा क्या है, ठीक है, ये तो देखो हमने देख लिया कि जो गोत्र है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे निकल के आया। अब हम देखते हैं सपिंडा। सपिंडा के पीछे भी तो दो लॉजिक होने चाहिए, सॉरी कुछ लॉजिक होना चाहिए कि अगर आप किसी को सपिंडा बोलते हो उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो देखिए सपिंडा से रिलेटेड आपको दो थ्योरीज देखने को मिलती हैं, ठीक है, सपिंडा से रिलेटेड दो थ्योरीज हैं। पहली है ऑब्लेशन थ्योरी। पहली चीज है आपकी ऑब्लेशन थ्योरी। उसके बाद जो आपकी सेकंड थ्योरी निकल के आती है वो निकल के आती है पार्टिकल्स ऑफ द सेम बॉडी, या फिर पार्ट ऑफ द सेम बॉडी, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। पार्ट ऑफ द सेम बॉडी, ये दो थ्योरीज है जो सपिंडा रिलेशंस को जस्टिफाई करती है। कैसे, देखो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्लेशन थ्योरी। ऑब्लेशन थ्योरी क्या है, ऑब्लेशन थ्योरी सिंपल सी बात बोलती है। पहली बात, ये निकल के कहां से, ये दयाभागा स्कूल। आपको पता होगा दो स्कूल्स हैं जो हिंदुइज्म के अंदर चलते हैं, मिताक्षर स्कूल एंड दयाभागा स्कूल। तो जो हमारी ऑब्लेशन थ्योरी है वो दी गई है दयाभागा स्कूल के अंदर, और दयाभागा स्कूल में भी किन्होंने दी है, इस थ्योरी को दिया गया जिमुत वना के द्वारा, है ना। इन बात का ध्यान रखना, दयाभागा स्कूल से निकल के आई और दयाभागा स्कूल में भी किन्होंने दिए, जिमुत वना ने, ठीक है। अब ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी ये बोलती है कि भाई जो एक इंडिविजुअल होता है ना उसको अपने जो एंसेस्टर्स है जिनकी डेथ हो चुकी है उनसे रिलेटेड पिंडदान करना होता है। क्या करना होता है, पिंडदान करना होता है। अब पिंडदान कैसे होता है, क्या होता है पिंडदान, देखिए पिंडदान नॉर्मली श्राद्ध जो चलते हैं अपने, तब अपन पिंडदान क्या करते हैं, है ना। अब पिंडदान कैसे होता है, उन्होंने बोला कि आप अपने एंसेस्टर्स को खाना देते हो, कैसे दोगे। उन्होंने बोला कि जो भी इंडिविजुअल है, फॉर एग्जाम्पल एक्स एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक्स एक इंडिविजुअल है, अब उसको क्या करना है, पिंडदान करना है अपने एंसेस्टर को। तो क्या करेगा, एक्स की इमीडिएटली ऊपर की जो तीन जनरेशन है, मैं उसको बोलता हूं जनरेशन 1, जनरेशन 2 एंड जनरेशन 3, इन तीन जनरेशन को एक एक पिंड दिया जाएगा। और पिंड होता है नॉर्मली राइस बॉल, यानी कि चावल का लड्डू, नॉर्मली ये होता है। तो आप क्या करोगे, G1 G2 G3 को क्या दोगे, एक पिंड दोगे। और ये G1 G2 G3 कौन है, आपके फादर की साइड से एंसेस्टर, ठीक है, ये कौन है, फादर की साइड से। इनको आपने एक एक पिंड दिया है, एक एक लड्डू दे दिया। उसके बाद बोला गया कि नेक्स्ट, इनके बाद जो नेक्स्ट तीन जनरेशन है, यानी कि G4 G5 एंड G6, ये भी पेरेंट्स की साइड से। अब इन तीनों जनरेशन को मिला के एक पिंड देना है आपको, यानी कि 1/3 1/3 1/3। तो ये सारे के सारे आप क्या कहलाएंगे, सपिंडा कहलाएंगे। ये होगा आपके फादर की साइड से। नाउ लेट्स कैलकुलेट फ्रॉम द मदर साइड। तो मदर साइड से ये बोला गया कि आप क्या करोगे कि मदर की साइड से दो जनरेशन, यानी कि दो जनरेशन हो गई आपकी G1 एंड G2, इनको दोगे आप एक एक पिंड, और G3 एंड G4 इनको आप क्या क्या दोगे, मिला के एक पिंड। ये आपकी हो गई मदर की साइड से। तो इस तरीके से यहां पर बोला गया कि ये सारे आपके क्या हैं, पिंडदान आप इनको करते हो तो क्या कहलाएंगे, आपके सपिंडा कहलाएंगे। तो ये सारे आपके कौन है, सपिंडा हैं। और बाई चांस ऐसे निकला कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जो आपके सपिंडा को पिंडदान कर रहा है, तो वो आपका भी सपिंडा कहलाएगा। जैसे कि
अब यहां पे बोला G1 यानी कि आपके पापा, G2 यानी कि आपके दादा और G3 यानी आपके परदादा। तो लेट्स अज्यूम G3 के एक और बेटा था सन, और उसका बेटा निकला सन्स सन, ठीक है, और उनकी बेटी निकली कौन, सन्स सन्स डॉटर, है ना, सन्स सन डॉटर। तो एक बात बताओ, अगर इनके लिए मैं काउंट करूं तो भैया 3 जनरेशन, पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन और ये तीसरी जनरेशन ये हो गई। तो यानी कि जो SSD है वो भी G3 को पिंडदान कर रहे हैं, और जो हमारा X है वो भी क्या कर रहा है, G3 को पिंडदान कर रहा है। तो यानी कि क्योंकि ये कॉमन एंसेस्टर को पिंडदान कर रहे हैं, इसलिए अब ये दोनों आपस में शादी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनका एक कॉमन एंसेस्टर निकल के आ गया जिनको ये पिंडदान कर रहे हैं। तो ऑब्लेशन थ्योरी ये बोलती है कि वो सारे लोग जो किसी कॉमन एंसेस्टर को पिंडदान करते हैं वो लोग आपस में शादी नहीं कर पाएंगे, वो कहलाएंगे एक दूसरे के सपिंडा। क्लियर हो गई चीज। तो ये थी ऑब्लेशन थ्योरी। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारी सेकंड थ्योरी है, पार्ट ऑफ द सेम बॉडी। ये थ्योरी दी गई थी मिताक्षरा स्कूल में, ठीक है। मिताक्षरा स्कूल में विजनेश्वर जी ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। विजनानेश्वर हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। उन्होंने ये बोला कि वो सारे लोग जो एक कॉमन एंसेस्टर तक ट्रेस होते हैं वो सारे लोग आपस में सपिंडा कहलाएंगे। यानी कि उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई जैसे ये एक्स है, ठीक है, उनके फादर मदर, फिर यहां पे भी फादर्स फादर फादर्स मदर, और इधर मदर्स मदर मदर्स फादर, ठीक है। अब एक जनरेशन और ऊपर चले जाओ, फिर से ये दो में पार्ट बच जाएगा, ये दो में चला जाएगा, ये दो में चला जाएगा, ये दो में चला जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला, इस तरीके से आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, वो सारे आपके सपिंडा कहलाएंगे। अब बाई चांस आपका कोई एक एंसेस्टर किसी दूसरे इंडिविजुअल का एंसेस्टर निकला, जैसे कि ये जो आपकी मदर्स मदर यानी कि आपकी नानी, हो सकता है उनकी एक और बेटी हो, ठीक है, और उन बेटी के यानी कि एमएम्स डॉटर, उन बेटी के एक और डॉटर हो, एमएम डॉटर्स डॉटर। तो अब देखो एक्स के लिए भी कॉमन एंसेस्टर है एमएम, एमएम डीडी के लिए भी कॉमन एंसेस्टर है एमएम। तो यानी कि ये कॉमन एंसेस्टर इनका निकल के आ रहा है। तो अब ये आपस में क्या कहलाएंगे, सपिंडा कहलाएंगे, और ये शादी नहीं कर पाएंगे। तो ये है पार्ट ऑफ द सेम बॉडी थ्योरी, ठीक है। पार्ट ऑफ द सेम बॉडी बोलो या पार्टिकल्स ऑफ द सेम बॉडी बोलो। तो इस तरीके से दो थ्योरीज हैं जिनके ऊपर हम सपिंडा रिलेशनशिप को कैलकुलेट करते हैं। अब इंडिया के अंदर जो हिंदू मैरिज एक्ट हमने बनाया 1955 में, उसके अंदर हमने पार्टिकल्स ऑफ द सेम बॉडी थ्योरी को फॉलो किया है, बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, है ना। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है, वो जब हम बैरेक पढ़ेंगे वहां से आपको रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको सपिंडा रिलेशनशिप के पीछे का लॉजिक क्लियर हो गया होगा, एटलीस्ट कि ये सपिंडा रिलेशनशिप क्यों है, साइंटिफिक लॉजिक भी क्लियर हो गया होगा और आपका रिलीजियस लॉजिक भी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैरेक से इस डेफिनेशन को पढ़ना। फिर से बैरेक निकाल लीजिए, और नहीं निकाला तो यहां पर ध्यान देना। सपिंडा रिलेशनशिप with reference to any person extends as far as the third generation, ठीक है, इसको अंडरलाइन करते रहो, as far as the third generation inclusive। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, inclusive in the line of ascent through the mother, ठीक है। ये जो मैं आपको बॉक्स बना रहा हूं इनको आप अंडरलाइन करते हुए चलो। देन फिफ्थ, फिर से इंक्लूसिव, इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू दी फादर, ठीक है, थ्रू दी फादर, लाइन बीइंग ट्रेस्ड अपवर्ड, हमेशा अपवर्ड, इन ईच केस फ्रॉम द पर्सन कंसर्न, फ्रॉम द पर्सन कंसर्न हु इज टू बी काउंटेड एज द फर्स्ट जनरेशन। तो ये आपके सामने कुछ टर्मिनोलॉजी निकल के आई है जो आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना, और इन टर्मिनोलॉजी के बेसिस पर ही आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में आपको सपिंडा रिलेशनशिप कैसे कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पे आपको क्या करना है। थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव इन द लाइन ऑफ असेंट थ्रू द मदर, यानी मम्मी की साइड से 3 जनरेशन इंक्लूसिव, एंड फादर की साइड से 5 जनरेशन इंक्लूसिव। और आपको क्या करना है, हमेशा ऊपर की साइड जाना है, और जिस पर्सन के कंसर्न में आप कैलकुलेट कर रहे हो वो होगा आपका फर्स्ट जनरेशन।
अब ये कैसे है, देखो बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूं मैं आपको। ए, हमको इसके पर कंसर्न से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या बोला गया, 3 जनरेशन फ्रॉम दी मदर साइड इंक्लूसिव द पर्सन कंसर्न। तो भैया इसको तो आप पहले ही बिना कुछ आगे काउंट करे क्या बना लो, आप इसको 1 बना लो। ठीक है, आपने क्या बना लिया, इसको 1 बना लिया, ये हो गया आपका। ठीक है, अब पहले हम काउंट करते हैं किसकी साइड से, फादर की साइड से काउंट करते हैं। ठीक है, तो फादर की साइड से हमने ये ऐसे काउंट किया, फादर्स फादर। ठीक है, अब मैं फादर्स फादर मदर, सॉरी ये फादर होंगे, सॉरी यहां पे अभी तो अब सीधे दादा पे पहुंच गया अपन, फादर। अब मैं यहां पे देखूं तो आपकी मदर। अब जब अपन आगे बढ़ेंगे तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स को ही लिख रहा हूं, फीमेल को नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अभी अपन आगे समझेंगे कि किस तरीके से फीमेल वाला एक इश्यू आता है। वैसे तो ये क्या है, सपिंडा ही है, लेकिन आप अभी इस बात को इग्नोर करो, अभी सिर्फ मेल को देखो आप। ठीक है, ये क्या हुआ, फादर फादर्स फादर, देन फादर्स फादर फादर, एंड देन फादर्स फादर्स फादर फादर, और फादर्स फादर 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 फादर। ठीक है, एक बार के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, अभी अपन समझेंगे, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए। और अगर मैं इधर मदर की साइड से करूं तो मदर्स फादर, और इधर मदर्स फादर फादर। आप इसको ऐसा भी कर सकते थे, मदर्स मदर, फिर इसको भी आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, अपन सिंपल वे में समझ रहे हैं। अब देखो, अब काउंटिंग स्टार्ट करो। फर्स्ट जनरेशन तो अपना ए हो गया, यहां से सेकंड जनरेशन एफ, थर्ड जनरेशन एफ एफ, फोर्थ जनरेशन एफ एफ एफ, फिफ्थ जनरेशन एफ 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 एफ, एंड सिक्स जनरेशन एफ 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 एफ। ठीक है, ये होगा आपकी सिक्स जनरेशन। यहां पर फर्स्ट जनरेशन फिर से ये, सेकंड जनरेशन ये, थर्ड जनरेशन ये, फोर्थ जनरेशन ये। अब अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन में क्या बोला गया, 3 जनरेशन फ्रॉम द मदर साइड, 5 जनरेशन फ्रॉम द फादर साइड, एंड आपको इंक्लूड करना है किसको, जो पर्सन कंसर्न है उसको इंक्लूड करना है, और उसको फर्स्ट जनरेशन मानना है। तो यानी कि देखो, फर्स्ट जनरेशन को माना तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन यहां पर खत्म हो गई, यानी कि यहां पर ब्रेक लग गया आपका। ठीक है, ये क्या लग गया, ब्रेक लग गया। और यहां पे भी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहां पे क्या लग गया, ब्रेक लग गया। तो यानी कि ये लोग जो हैं यहां तक आपके क्या, आप सभी क्या हो, सपिंडा हो, और यहां पर इस जनरेशन तक क्या हो, सपिंडा हो। क्या आपको चीज क्लियर हो गई है कि ए फर्स्ट जनरेशन है, उनकी मम्मी सेकंड जनरेशन होगी, उनकी नाना है नानी थर्ड जनरेशन हो गए। वहीं पे फादर की साइड से देखूं तो फादर फर्स्ट जनरेशन, दादा सेकंड जनरेशन, वो थर्ड जनरेशन, सॉरी खुद फर्स्ट जनरेशन, पापा सेकंड जनरेशन, दादा थर्ड जनरेशन, परदादा फोर्थ जनरेशन, परदादा फिफ्थ जनरेशन। बस यहां तक आपको देखना है। तो ये होता है फर्स्ट लेवल सपिंडा समझने का, कि आपने क्या किया है, डायरेक्ट समझा है, ए के पर्सपेक्टिव से आपने पढ़ा है हमेशा ऊपर की साइड। ये हो गया क्या, फर्स्ट लेवल ऑफ सपिंडा। मैं इसको इसी तरीके से पढ़ाता हूं, फर्स्ट लेवल सपिंडा, जो बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाया हुआ है क्लॉज एफ के सब क्लॉज 1 के अंदर। अब चलते हैं, जो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होता है वो कौन सा होता है, क्लॉज जी का, सॉरी क्लॉज एफ का सब क्लॉज 2। ठीक है, वो क्या है, चलिए वो रीड करते हैं। Two persons are said to be subindas of each other if one is a linear ascendant of the other within the limit of सपिंडा relationship। तो तभी हमने देख लिया 5 जनरेशन और 3 जनरेशन, तो भैया वो तो हो गए सपिंडा, बिल्कुल सही। और अब देखो और लिखा हुआ है यहां पर, यानी कि आपको एक सेकंड कैटेगरी भी दी जा रही है किनकी, सपिंडास की। जो मैंने बोला ना फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी, तो फर्स्ट कैटेगरी तो हम पढ़ चुके हैं। अब सेकंड कैटेगरी देखते हैं। इफ they have a common linear ascendant who is within the limits of Sapinda relationship with reference to each of them। यानी कि उनका कोई ऐसा कॉमन लीनियर असेंडेंट है
जो एक दूसरे के क्या है, सपिंडा है। यानी कि अगर x इंडिविजुअल ए का सपिंडा है तो x इंडिविजुअल बी के लिए भी सपिंडा होना चाहिए। अगर ये कॉमन एंसेस्टर का ऐसा निकल गया तो ये आपस में सपिंडा कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। अब इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बहुत बढ़िया तरीके से समझाता हूं, एक बार में आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कैसे, देखिए इमेजिन कीजिए, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ लीनियर ही देख रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अलग करने वाले हैं। कैसे, एक इंडिविजुअल है ए, ठीक है, चलना तो इसमें भी अपन को क्या है, लीनियरली है। अब इसके हैं फादर, ठीक है, और उनके हैं फादर्स फादर यानी कि दादाजी, और दादाजी के भी पिताजी यानी कि फादर्स फादर फादर। ठीक है, ये क्या हो गए, ए के पर्सपेक्टिव से परदादा। अब जो परदादा है ना, उनके एक और बेटा था यानी कि एफ 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 सन। ठीक है, क्या था, एक और बेटा था। अब उस बेटे के भी एक और बेटा था। ठीक है, एफ 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 सन्स, डॉटर कर लो चलो इसको, या फिर क्या करोगे, बेटा बेटा कर लो। अभी अपन सिंपल सिंपल वे में आगे चलते हैं। ठीक है, ये बेटा है। अब उनके एक बेटी है, एफ 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 सन्स सन्स डॉटर, और उस डॉटर का नाम है बी। ठीक है, डॉटर का नाम मैं दे देता हूं बी। अब मेरे साथ कैलकुलेट करना चालू करना। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे ए के पर्सपेक्टिव से। तो देखो, ए फर्स्ट जनरेशन, एफ सेकंड जनरेशन, एफ एफ थर्ड जनरेशन, और एफ 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 फोर्थ जनरेशन। क्योंकि हम थ्रू दी फादर काउंट कर रहे हैं तो ये फिफ्थ जनरेशन तक तो हमें जाना था, लेकिन हम फोर्थ जनरेशन पर जाके रुक गए क्योंकि हमको इतना ही दिया हुआ है। अब देखो, अगर मैं बी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो क्या होने वाला है। अब बी यहां पर क्या है, फर्स्ट जनरेशन है। यहां पे बी के जो फादर यानी कि एफ 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 सन सन, यानी कि जो इनके फादर हुए ये क्या कहलाएंगे, सेकंड जनरेशन। इनके भी जो फादर हुए वो क्या कहलाएंगे, थर्ड जनरेशन। और इनके भी जो फादर हुए वो क्या कहलाएंगे, फोर्थ जनरेशन। यानी कि इसका मतलब क्या निकल के आया कि जो बी और ए हैं इनके परदादा, अगर मैं ऐसे लिखूं परदादा, ये सेम है। बी और ए के परदादा क्या निकल के आ रहे हैं, सेम निकल के आ रहे हैं। तो यानी कि क्या हुआ, 5 जनरेशन तक जाने से पहले हमें क्या मिल गए, कॉमन एंसेस्टर मिल गए। और उन कॉमन एंसेस्टर को दोनों ही सपिंडा की तरह मान रहे हैं। क्यों, क्योंकि भैया 5 जनरेशन से अंदर अंदर ही आ गए ना। तो ऐसी सिचुएशन में ए और बी भी एक दूसरे के क्या निकले, सपिंडा निकले। और क्योंकि एक दूसरे के सपिंडा निकले तो अभी आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल की कमी नहीं है, सबको समझ में आना चाहिए। मेन मुद्दा वो है, समझ में आ गया तो 10 एग्जांपल भी, सॉरी एक एग्जांपल भी काफी है, और समझ में नहीं आया ना तो 10 एग्जांपल भी देते रहो, काम नहीं बनेगा। तो मेरी कोशिश है एक एक लेवल अपन ऊपर चलें। अभी अपन ने देखा बिल्कुल सिंपल वर्जन, एक और देखते हैं। ए फादर, फादर्स फादर यानी कि दादा, और ये परदादा मान लो। ठीक है, उसके बाद फादर्स फादर फादर डॉटर, फादर्स फादर फादर डॉटर, और जो है बी। ठीक है, वो क्या है, बी। अब हम देखते हैं क्या ये सपिंडा है या फिर नहीं है। फिर से कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट जनरेशन हमेशा जो आपका कंसर्न इंडिविजुअल है वो रहने वाला है। उसके बाद फादर सेकंड जनरेशन, फादर्स फादर थर्ड जनरेशन, एंड फादर्स फादर फादर फोर्थ जनरेशन यानी कि परदादा। उसके बाद हम बी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बी फर्स्ट जनरेशन, बी की मदर, देखो यहां पे डॉटर आ गया ना, डॉटर मतलब हम फीमेल के पर्सपेक्टिव से काउंट कर रहे हैं, ये सेकंड जनरेशन, और उसके बाद ये थर्ड जनरेशन। ठीक है, अब ये देखो, ये आप जा रहे हो थ्रू फादर, तो यहां तक आपको 5 जनरेशन तक जाना अलाउड था, फोर्थ जनरेशन पर आकर रुक गए। ये आप जा रहे हो डी यानी कि मदर की साइड से, तो मदर की साइड से 3 लेवल तक जाना अलाउड होता है। आप पूरे 3 लेवल चले गए और आप पहुंच गए कहां पर, ट्रिपल एफ तक। तो अब ये क्या होंगे, आपस में सपिंडा निकल गए। भैया ए और बी आपस में क्या है, सपिंडा है, और ये शादी
नहीं कर सकते हैं। यानी कि ए के परदादा, किसके परदादा? ए के, और बी के नाना सेम है। ए के परदादा और बी के नाना सेम है, तो अब ये आपस में शादी नहीं कर पाएंगे। क्या चीज क्लियर हो गई है? तो इस तरीके से आपको हमेशा काउंट करना होता है। ये हुई पहली चीज। अब यहां पे आपको एक चीज दिमाग में आनी चाहिए, सर वहां तो हमेशा लिखा हुआ था कि आपको असेंट में जाना है, यानी कि ऊपर ही जाना है। आप तो सर यहां से यू टर्न मार रहे हो, है ना? क्या कर रहे हो? यू टर्न मार रहे हो। तो उसका भी आंसर क्या है कि देखो, यू टर्न नहीं है ये आपको समझाने के लिए बोला जा रहा है। यू टर्न नहीं है, क्योंकि देखो आपने एक ही साइड से जो आपके एंसेस्टर्स काउंट किए हैं वो तो अपवर्ड्स ही किए ना। आप तो ए के पर्सपेक्टिव से यहां पर जाकर रुक गए। क्या मैंने 4 के बाद यहां पर 5 लिखा? नहीं लिखा ना। तो ए के पर्सपेक्टिव से आप यहां पर जाकर रुक गए। और जब आप यहां पर आ रहे हो तो देखो मैं फिर से यहां से काउंट कर रहा हूं 1 2 3, तो यहां पर भी आप क्या जा रहे हो? अपवर्ड्स ही जा रहे हो। तो वो तो बस आपको समझाने के लिए कि कनेक्शन बन रहा है, ये मैंने कनेक्शन बनाया है। और आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा दैट कि ए और बी की शादी होने वाली थी, लेकिन ए के जो दादा हैं उन्होंने बोला शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? दादा ने बोला कि मेरे जो पापा हैं उनके एक बेटी थी, बी उनकी बेटी है। तो आपको इस तरीके से चेन बनानी पड़ेगी, ये थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग निकालनी पड़ेगी और ये चेन पूरी की पूरी बनानी पड़ेगी। तो चेन ऐसे बनेगी। सिर्फ इसीलिए मैंने ये एरो डाउनवर्ड्स लगाया है, अदरवाइज आप देखो काउंटिंग अपन ने अपवर्ड किए और अपवर्ड जाके यहां पर रुक गए, है ना? तो ये चीज आपको सपिंडा रिलेशनशिप के अंदर करनी होती है। क्या चीज क्लियर हो गई है? तो यानी कि इनकी शादी नहीं हो सकती। अब भैया 2 बार से शादी बिगाड़ ही रहे, तीसरी बार अपन देखते हैं शादी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। चलिए, ए इनकी मदर, ठीक है, क्या है? इनकी मदर, इनकी मदर के फादर, मदर्स फादर फादर, ठीक है? या फिर इसको ऐसे कर लो, हाँ चलो ये कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये जो है फादर सन्स सन, मदर फादर फादर सन्स सन्स डॉटर, और डॉटर है बी जिससे इनकी शादी की बात चल रही है। अब देखते हैं, चलो काउंट करते हैं हम, ठीक है? अभी ये छोड़ दो, अभी काउंट करो। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ठीक है? यहां से फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ठीक है? फोर्थ जनरेशन में फॉल कर रहे हैं। लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा इशू है। इशू क्या है? जब हम एक ही साइड से देख रहे हैं तब हमने क्या देखा? मदर, यानी कि मां की साइड से हम देख रहे हैं। तो भैया अभी अभी हमने देखा कि मां की साइड से जब आप देखोगे आपको 3 जनरेशन तक ही जाना है, वही सपिंडा है। तो देखो बी ए के पर्सपेक्टिव में ए एम एफ यहां पर आके इसकी चेन रुक गई, यानी कि ये सपिंडा है। ए और एम एफ एफ ये आपस में सपिंडा नहीं है, ये सपिंडा नहीं है, ठीक है? और अगर मैं एम एफ एफ एस एस डी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो भैया ये तो इसके सपिंडा है, ये क्या है? इसके सपिंडा है। लेकिन बात क्या है? इनका कोई कॉमन सपिंडा निकल के नहीं है, यानी कि एम एफ एफ इसका तो सपिंडा है लेकिन इसका सपिंडा नहीं है। तो यानी कि अब यहां पर ए और बी शादी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ये सपिंडा रिलेशनशिप के अंदर फॉल नहीं करने वाले हैं। क्या चीज क्लियर हो गई है? तो अपन ने एग्जांपल देख लिया कि किस तरीके से यहां पर आप सपिंडा रिलेशनशिप को कैलकुलेट करते हो। आपको हमेशा ऐसे डायग्राम बनाना है, फिर दोनों पर्सपेक्टिव से देखना है कि आप यहां पे जब देख रहे हो 5 जनरेशन, अगर फादर है तो 5 जनरेशन तक, और अगर मदर है तो 3 जनरेशन तक, नहीं तो फादर है तो 5 जनरेशन तक। आपको इस तरीके से हमेशा कैलकुलेट करना है। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल सा जो हमने डायरेक्ट को समझा वो करते हुए। अब यहां पर कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है? रूल्स में एक लाइन में सीक्वेंस वाइज आपको बता रहा हूं
ताकि आप क्या कर सको, एक अपने दिमाग में वो एक ढांचा बना पाओ कि ये रूल्स हैं जो मुझे पता होने चाहिए। कुछ रूल्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक दो रूल में कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा जो यहां पर आपको बैरेक्ट के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। ओके, पहला रूल, हमेशा फादर की साइड से 5 जनरेशन, ठीक है, ये हम रूल कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको वर्बली एक बार और बता रहा हूं। फर्स्ट रूल, फादर की साइड से 5, मदर की साइड से 3, ठीक है, फादर की साइड से 5, मदर की साइड से 3। उसके बाद सेकेंड रूल, ऑलवेज काउंट द कंसर्न पर्सन एज द फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, ऑलवेज काउंट द कंसर्न पर्सन एज अ फर्स्ट जनरेशन। तो P क्या हो गया आपका, फर्स्ट जनरेशन, ये हो आपका सेकेंड रूल। थर्ड रूल, ऑलवेज अपवर्ड्स, ऑलवेज अपवर्ड्स, कभी भी आपको नीचे नहीं आना है, पैरेलल भी नहीं जाना है। पैरेलल कैसे, अगर यहां पर ऐसा होता, ठीक है, अभी अपन ये देख रहे थे ना एग्जांपल, लेट्स अज्यूम, एक साफ सुथरा सा एग्जांपल मैं बना लेता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। पैरेलल नहीं जाना होता, जस्ट अ सेकंड, सॉरी, पैरेलल कभी नहीं जाना होता। जैसे कि ए एक इंडिविजुअल है, मदर, अब यहां पे अगर आपने ये बोला कि भैया मदर्स ब्रदर, ठीक है, उसके बाद यहां पे मदर्स ब्रदर डॉटर, मदर्स ब्रदर डॉटर, मदर्स ब्रदर डॉटर्स डॉटर, आप क्या कर रहे हो, यहां पर पैरेलल जा रहे हो। आपको पैरेलल नहीं जाना है। आपको लगेगा सर मामा भी तो मेरे एंसेस्टर हुए, हाँ आपकी पुरानी वाली जनरेशन यानी कि आपसे एक जनरेशन ऊपर है, लेकिन आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, है ना, आपका उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। आपका उनसे कनेक्शन बन रहा है मदर से, मदर से आप जाओ मदर्स फादर पर और फिर वहां से आओ नीचे। आप डायरेक्टली ऐसे नहीं आ सकते हो, ये हो जाएगी गड़बड़, ठीक है। या फिर अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपने ऐसा कर लिया, ठीक है, आप क्या करके चल रहे हो, एक इंडिविजुअल है, फादर फादर फादर, फादर्स फादर्स फादर, ठीक है, 1 2 3 4, और उसके बाद आप कर रहे हो फादर्स फादर फादर फादर, और अब इसके पैरेलल आ रहे हो, फादर्स फादर 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 ब्रदर, ठीक है। तो आपके दिमाग में खुराफात नहीं आनी चाहिए कि सर देखो फर्स्ट जनरेशन ये हो गया, सेकंड जनरेशन ये हो गया, थर्ड जनरेशन ये हो गया, फोर्थ जनरेशन ये हो गया, और ये तो एक कॉमन जनरेशन हो गई, तो क्या हम इसको फिफ्थ जनरेशन गिन लें? नहीं गिनोगे, क्योंकि आप क्या चल रहे हो, पैरेलल चल रहे हो। पैरेलल नहीं चलना होता। अगर आपको एफ 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 सॉरी एफ 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 बी पर आना है तो आपको एक कॉमन लिंक ढूंढना पड़ेगा। वो क्या निकलेगा, फादर 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 फादर, फिर आपको लिखना पड़ेगा फादर फादर फादर, इसकी जगह फादर सन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हाँ ये। तो अब यहां पे आपकी फिफ्थ जनरेशन, सिक्स्थ जनरेशन, ये ऐसे है। आपको कभी भी पैरेलल नहीं चलना है, पैरेलल चलोगे हमेशा गलत आंसर पाओगे, है ना। तो आपका जो थर्ड रूल है वो क्या बोलता है, ऑलवेज गो अपवर्ड्स, पैरेलल कभी भी नहीं जाना है। ओके, उसके बाद तीसरा रूल जो आपको बैरेक्ट में दिया हुआ है, बैरेक्ट में दिया हुआ है जो एक्सप्लेनेशन है ना जी की, मैं आपको ले चलता हूं जी की एक्सप्लेनेशन। जी की एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉजेस एफ एंड जी द रिलेशनशिप इंक्लूड्स रिलेशनशिप बाय हाफ और यूट्रिन ब्लड एज वेल एज फुल ब्लड। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं डेफिनेशन को। इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप एज वेल एज लेजिटिमेट, यानी कि चाहे लेजिटिमेट चाइल्ड हो इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, दोनों को आपको सपिंडा और प्रोहिबिटेड डिग्री के पर्पस से काउंट करना है। तीसरा, रिलेशनशिप बाय अडॉप्शन एज वेल एज बाय ब्लड, यानी कि अगर कोई अडॉप्टेड है तो वो भी किसके अंदर आएगा, सपिंडा रिलेशनशिप के अंदर फॉल कर सकता है। कैसे, देखो ऐसे,
इसको मैं सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे आप अडॉप्शन के थ्रू समझो, ठीक है। अडॉप्शन वाला समझो आप कि एक इंडिविजुअल है ए, एक इंडिविजुअल है ए, ठीक है। उनके फादर है, उनके फादर्स फादर हैं, यानी कि आपके परदादा, वो दादा हैं आपके, और उनके परदादा हैं, फादर्स फादर फादर, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, जो एफ एफ है यानी कि जो आपके दादा है वो तो उनके खुद के बेटे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया था, एक बेटे को गोद लिया था, ये अडॉप्शन है। ये क्या है, अडॉप्शन है। तो अब ये जो है ना, ये एफ एफ एस, ये आप सपिंडा रिलेशनशिप के पर्पस से काउंट करोगे। तो कल को अगर ऐसा हुआ दैट एफ एफ एस, और इन्होंने भी एक बेटी डॉटर ली थी, मैं तो आपको एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन बता रहा हूं कि इन्होंने भी एक डॉटर ली, और ये डॉटर भी क्या है, अडॉप्शन के थ्रू है, तो क्या होगा, आप ये नहीं बोल सकते सर ये इनका तो खून ही नहीं है तो मैं कर लूं क्या शादी, ये पार्टिकल ऑफ द सेम बॉडी तो कैसे हुए, नहीं भैया नहीं कर सकते शादी। क्यों, क्योंकि साफ साफ बोल दिया गया अडॉप्टेड रिलेशनशिप भी किसके अंदर काउंट होने वाले हैं, सपिंडा रिलेशनशिप के अंदर काउंट होने वाले हैं। तो फिर यहां पे क्या होगा, देखो सीधे सीधे काउंटिंग करो, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये हो गई फोर्थ, ये हो गई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और क्योंकि हम काउंट कर रहे हैं सन यानी कि फादर, और यहां पर तो फादर है ही, तो हम इस तरीके से काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए क्या होगा, अब ये ए और ये डी शादी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, सपिंडा रिलेशनशिप के अंदर फॉल कर रहे हैं। क्या चीज क्लियर हो गई है, यानी कि चाहे अडॉप्टेड हो, हाफ ब्लड हो, फुल ब्लड हो, यूट्रीन हो, लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, सब के सब इंडिविजुअल को काउंट करके चलना है। अभी तो मैंने यहां पे अडॉप्टेड बोला, लेट्स अज्यूम यहां पे जो आपके परदादा हैं उनका एक बेटा था जो इलेजिटिमेट था, यानी कि आपके जो परदादा है उनका एक रिलेशनशिप था, कहां पर, आपकी जो परदादी उनके अलावा उन्होंने एक और रिलेशनशिप चला रखा था जहां पे शादी नहीं की हुई थी, तो अगर उससे भी कोई बेटा होता है तो वो भी यहां पर इंक्लूडेड माना जाएगा। फॉर द पर्पस ऑफ सपिंडा रिलेशनशिप आप इनको काउंट करोगे, है ना। क्या एक चीज क्लियर हो गई है, तो चाहे लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, अडॉप्टेड हो, हाफ ब्लड हो, फुल ब्लड हो, यूट्रीन हो, सबके सब इसके अंदर काउंट किए जाएंगे, है ना। उसके बाद लास्ट नहीं, एक और चीज है ना, अभी तक देखो हमने क्या देखा कि फादर की साइड से 5, मदर की साइड से 3, फिर जो खुद पर्सन कंसर्न्ड है उसको आप फर्स्ट जनरेशन मानोगे, उसके बाद आपको हमेशा अपवर्ड जाना है, उसके बाद चौथा रूल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, चौथा रूल ये है कि आपको कभी भी जो कंसर्न पर्सन है उसका जेंडर नहीं देखना है, और जो कॉमन एंसेस्टर है उसका जेंडर भी नहीं देखना है, ठीक है। कभी भी आपको जो बेस जनरेशन है ए उसका जेंडर कंसीडर नहीं करना है कि वो मेल है या फीमेल है, और कभी भी आपको एक कॉमन एंसेस्टर जो उसका जेंडर काउंट नहीं करना है कि वो मेल है या फिर फीमेल है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहां से अपन बढ़ने वाले एक दूसरे कंसेप्ट पे जिसको हम बोलते हैं फ्रॉग लीप सपिंडा, जो आपको बहुत जगह स्किप करवा दिया जाता है, आपको पढ़ाया ही नहीं जाता। क्यों, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी कंसेप्ट है, बस आपको पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दे रहा हूं, फोर्थ रूल लिख लेना कि आपको कभी भी पर्सन कंसर्न का जनरेशन वो जेंडर और जो आपका कॉमन एंसेस्टर है उसका जेंडर कभी भी काउंट नहीं करना होता। अब कैसे, मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देता हूं, ठीक है। मैं क्या दे रहा हूं आपको, एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दे रहा हूं। देखिए ए है, उसके फादर हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी तक अपन क्या देख रहे थे, फादर्स फादर देख रहे थे हमेशा, लेकिन अब मैं यहां पे सिचुएशन चेंज कर रहा हूं, अब मैं यहां पे कर रहा हूं फादर्स मदर, ठीक है, फादर्स मदर। अब मैंने किया फादर्स मदर फादर, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको लगे, ये ना लगे कि सर तो पैरेलल चले गए, है ना। तो यहां पे कर लो फादर्स मदर, इसके बाद कर लो फादर्स मदर फादर, फादर मदर फादर फादर, ठीक है। इस तरीके से आप चल सकते हो, नीचे आ सकते हो,
ठीक है, अपन को आगे नहीं चलना, अभी अपना जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। अब एक बात बताओ कि यहां पर ये हो गई फर्स्ट जनरेशन, ये हो गई सेकंड जनरेशन, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ, ये हो गई फिफ्थ। तो आप बोलोगे हाँ सर एम एफ ये ए का सपिंडा है, आप यही बोलोगे कि आपस में क्या है, सपिंडा है। ठीक है, आप क्या बोलोगे सर ये तो आपस में सपिंडा हुए। देखने को एक बार को आपको चीज लगी कि हाँ सर आपने फादर देख लिया, ठीक है, लेकिन एक चीज आप इग्नोर कर रहे हो, वो क्या है ये, क्योंकि देखो ये कौन है, मदर आ गई है, मदर किसके, आपके फादर के, यानी कि आपकी दादी आ गई है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, सारी की सारी चेन कैसे बन रही थी, मेल के थ्रू बन रही थी, या तो सारी की सारी चेन मेल के थ्रू या फीमेल के थ्रू। यहां पर बीच में एक फीमेल आ गई है, तो अब क्या करें सर, क्या हमको यहां पर 5 जनरेशन तक ही काउंट करना है, या फिर जस्ट बिकॉज एक फीमेल आ गई है हमको यहां पर 3 जनरेशन पर ही रुकना पड़ेगा। ये आता है सबसे बड़ा मुद्दा, और ये करता है कंफ्यूजन, क्योंकि अभी तक आपको हर जगह जहां आप देखोगे ना, मोस्टली एफ 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 इस तरीके से, या फिर एम फिर एम एम इस तरीके से करवाया जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना यहां पे थोड़ा इश्यू क्रिएट होता है कि हम यहां पर क्या करें। अब यहां पर देखिए दो फिलॉसफी, दो कंसेप्ट चलते हैं, दोनों कंसेप्ट को अपन समझने वाले हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा कंसेप्ट इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है। ठीक है, एक कंसेप्ट जो है, जो मिताक्षरा स्कूल के कई कमेंटेटर्स ने बोला, वो उन्होंने ये बोला कि सर अगर इस पूरी चेन के अंदर, इस पूरी चेन में अगर एक भी फीमेल आ गई ना, एक भी फीमेल आ गई, तो हम उसको क्या मान के चलेंगे, फीमेल चेन मान के चलेंगे। हम क्या मानेंगे, फीमेल मानेंगे। तो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, बस यहां रुक जाओ। क्यों, क्योंकि ये फीमेल आ चुकी है, तो आप 5 जनरेशन तक नहीं जा सकते हो। ये है पहली आप बोल सकते हो कंसेप्ट, पहली फिलॉसफी बोलो, पहली इंटरप्रिटेशन बोलो, ये है। और जो सेकंड इंटरप्रिटेशन है वो बैरेट से निकल के आई है, लिटरल इंटरप्रिटेशन के थ्रू। वो कैसे, वो देखो यहां पर लिखा हुआ है एक लाइन, ठीक है, वो लाइन क्या है, यहां पर लिखा जा रहा है थ्रू दी मदर, एक वर्ड यूज में लिया जा रहा है थ्रू दी मदर, और यहां पर साफ साफ लिखा जा रहा है थ्रू दी फादर। यानी कि जो सेकंड इंटरप्रिटेशन है वो है लिटरल इंटरप्रिटेशन, और वहां पर जो फिलोसफर्स हैं, जो हमारे कमेंटेटर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि सर क्योंकि थ्रू दी मदर और थ्रू दी फादर लिखा है ना, तो हमें क्या देखना होता है, सिर्फ और सिर्फ जो इमीडिएटली अबव जनरेशन है, जो इमीडिएट अबव जनरेशन है, सिर्फ उसी का जेंडर देखना है। हमें सिर्फ इसका जेंडर देखना है, इसके ऊपर कोई भी जेंडर हो उसका हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हमें क्या देखना है, थ्रू दी मदर या थ्रू दी फादर। तो जैसे ही आपने ये चेक कर लिया कि आप थ्रू दी फादर जा रहे हो, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए ऊपर मेल आ रहा है फीमेल आ रहा है, क्योंकि आपकी लाइन कैसे लिंक्ड है, आपका जो लिंकिंग है वो किसके थ्रू हो रहा है, फादर के थ्रू हो रहा है ना। तो अगर यहां पे फादर है तो आपको बाय डिफॉल्ट 5 जनरेशन तक जाना है, बीच में रुकना ही नहीं है। और अगर यहां पर मेल वो मदर है तो आपको 3 जनरेशन तक ही जाना है। ये लिटरल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, चीज क्लियर हो गई है। अब यहां पर ये जो दो इंटरप्रिटेशन है, इनका क्या इशू है, जो थिंकर्स पहली वाली इंटरप्रिटेशन को फॉलो करते हैं, उन्होंने एक चीज बोली कि सर अगर हमने लिटरल इंटरप्रिटेशन फॉलो कर ली ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कैसे हो जाएगी हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, और आपको एक बार में ये पूरी दिक्कत भी समझ में आ जाएगी और इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे, लेट्स अज्यूम क्या हो रहा है कि भैया एक है ए इंडिविजुअल, ठीक है, एक क्या है, इंडिविजुअल है ए। अब क्या है, हम इसको दोनों तरीके से लेके चलते हैं, मदर एंड फादर। ठीक है, हम कैसे लेके चल रहे हैं, मदर एंड फादर। तो अब देखो यहां पर फिर से मैं ऊपर चार्ट एक बार मैं ऊपर का ना मिटा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना है। ठीक है, ये क्या है, फादर। अब इनके भी तो फादर्स फादर, फादर मदर। ठीक है, फिर अब मैं इनको 2 में डिवाइड नहीं कर रहा, मैं सिंपल सा लेके चल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो।
और इस तरीके से आप ऊपर चल सकते हो। ठीक है, मैं अभी तक इतना ही बना रहा हूं। अब मैं अगर मदर की साइड से लेके चलूं तो मदर्स मदर और ये मदर्स फादर, और यहां पर भी फिर ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो यहां पर जो फर्स्ट थ्योरी, जो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन के जो सपोर्टर्स है, उन्होंने एक चीज यहां पर पॉइंट आउट की कि सर देखो यहां पर एक गड़बड़ हो रही हो। कैसे? उन्होंने बोला सर देखो ये तो फर्स्ट जनरेशन है, ये तो हमने मान लिया। अब आप काउंट करो कि भाई ये हो गई आपकी सेकंड जनरेशन, ये हो गई आपकी थर्ड, ये हो गई फोर्थ, और इस तरीके से आप ऊपर तक जाओगे फिफ्थ जनरेशन तक। ठीक है, यहां पर ये हो गई आपकी सेकंड जनरेशन, ये हो गई थर्ड, और ये हो गई फोर्थ, और इस तरीके से आप ऊपर जाओगे। तो उन्होंने बोला सर अगर हम लिटरल इंटरप्रिटेशन करें तो देखो इसका क्या मतलब निकल रहा है। उसका मतलब ये निकल रहा है कि ए अगर वो फादर के थ्रू काउंट करता है तो ये हो गए उनके पापा, ये हो गए उनकी दादी एंड दादा। ठीक है, दादी और ये हो गए दादा, और फिर ये परदादी परदादा, इस तरीके से चलता रहेगा। तो उन्होंने बोला सर अगर हमने लिटरल इंटरप्रिटेशन कर दी, देखो उसका क्या नतीजा निकलने वाला है। नतीजा ये निकलेगा अगर आप ए के पर्सपेक्टिव से काउंट कर रहे हो तो फादर तक तो ठीक है आपने काउंट कर लिया, लेकिन अब लाइन में क्या आ गई है, एक फीमेल आ गई है। हम इस इक्वेशन को समझ रहे हैं, लाइन में क्या आ गई, एक फीमेल आ गई है, और आपने लिटरल इंटरप्रिटेशन करी तो आप क्या करोगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और ये पूरी फिफ्थ जनरेशन। यानी कि आप अपने पापा की मैटरनल साइड, आप अपने पापा की मैटरनल साइड तक तो जा रहे हो, कहां पर, 5 जनरेशन तक, लेकिन जो आपकी खुद की मैटरनल साइड है उसमें जा रहे हो आप 3 जनरेशन तक ही। क्या चीज क्लियर हुई? जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जब आप अपने पापा की मैटरनल साइड गए, देखो मैं पापा की पैटर्नल साइड नहीं जा रहा, पापा की मैटरनल साइड जा रहा हूं, तो उन्होंने बोला सर अगर आप पापा की मैटरनल साइड जाओगे तो आपको जाना पड़ेगा 5 जनरेशन तक। क्यों? क्योंकि भैया आपने लिटरल इंटरप्रिटेशन कर दी है कि हमको सिर्फ और सिर्फ थ्रू दी फादर देखना है, उसके बाद ऊपर कोई भी जेंडर में फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जब आपकी खुद की मैटरनल साइड की बात आई तो क्योंकि यहां मदर है और आपने थ्रू दी मदर काउंट किया तो ये क्या हो गया, 3 जनरेशन तक जाकर रुक गए। तो भैया एक बात बताइए, आपकी जो नानी है, मम्मी है, नानी है, परनानी है, वो तो आपके ज्यादा क्लोज हुए ना। आपकी नानी ऑब्वियसली आपकी ज्यादा क्लोज होगी। आप बोलो मेरे पापा की दादी, वो मेरे ज्यादा क्लोज है, ठीक है, वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। सॉरी यहां पे नानी, सॉरी नानी की साइड से काउंट करें तो दोनों पैटर्नल हो गया, एक गड़बड़ हो गई यहां पे। फादर्स मदर तो ये नानी होगी ना, ये अरे एक गड़बड़ हो रही है, रुको रुको रुको, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं। पहले मैंने सही लिखा था, ये होगी फादर्स मदर यानी कि आपकी दादी, और ये जो फादर्स मदर और ये यहां पर मदर आ गई है तो ये होगी आपके पापा की नानी। ठीक है, चीज क्लियर हुई कि आप हुए ये आपके पापा, ये दादी, और ये पापा की नानी। तो यानी कि आप पापा की नानी को तो क्या मान रहे हो, सपिंडा मान रहे हो अपनी, लेकिन जो आपकी मम्मी की नानी हुई, किसकी, मां की, जो मां की नानी हुई उसको नहीं मान रहे सपिंडा। तो ये क्या हो गया, आपने अपने फादर की मैटरनल साइड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और आपने खुद की मैटरनल साइड को इंपॉर्टेंस नहीं दी है। तो पहली जो पहली थ्योरी है, सॉरी जो पहली इंटरप्रिटेशन है, उन्होंने एक तो ये गड़बड़ निकाली, उसके बाद दूसरी गड़बड़ निकाली जिसको हम बोलते हैं फ्रॉग लीप सपिंडा। वो गड़बड़ क्या है, ठीक है, वो गड़बड़ ऐसे निकाली उन्होंने कि सर इमेजिन करो एक इंडिविजुअल, इनके फादर, ठीक है, इसके बाद है इनके फादर्स फादर यानी कि आपके दादा, और उसके बाद है आपके परदादा यानी कि फादर्स फादर फादर। ये कौन हो गए, आपके परदादा हो गए। उसके बाद आपके परदादा के सन, ये हो गए। फिर उसके बाद फादर्स फादर फादर सन्स डॉटर, ठीक है, ये निकल के आ गई। उसके बाद क्या हुआ, आपके डॉटर सन, फादर 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 सन्स डॉटर सन, और उसके बाद आप कर रहे हो शादी किसके साथ, एसएस, इसको आप फादर 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 सन्स डॉटर, इसको आप
सन बोलो या डॉटर बोलो, फर्क नहीं पड़ रहा, हम इसको बी बना लेते हैं, क्योंकि देखो जो बेस जेंडर है उससे तो फर्क पड़ता ही नहीं है। अब यहां पर देखो एक बहुत ही बड़ी जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ द लिटरल इंटरप्रिटेशन। कैसे? अब देखो लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या बोलती है कि आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट अपर जो है आपकी जनरेशन उसका काउंट करना है, वो जेंडर, उसके अलावा और किसी का नहीं करना है। तो देखो 1 2 3 एंड 4 ये हो गया। इसके बाद अगर मैं इस साइड से बोलूं तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये बात हो गई है। तो यहां पे आपको देख के लग रहा है कि चलो यार बात तो सही है, क्या दिक्कत की बात है, सब पिंडा निकल रहे हैं, शादी नहीं हो सकती। अब यहां पर है बहुत बड़ा झोल। क्या है वो झोल, इस बात को ध्यान से समझना। देखो ए और बी ये आपस में निकल गए एक दूसरे के सपिंडा, तो ये तो शादी नहीं कर सकते भाई, है ना, ये तो शादी नहीं कर पाएंगे। बट लेट्स अज्यूम कि यहां पर बात करें हम इसकी और इसकी, क्या ये सपिंडा है या फिर नहीं है, तो दिक्कत आती है लिटरल इंटरप्रिटेशन से। यहां तो सब फादर के थ्रू चल रहा है तो सर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। यहां पर देखो पहले है एस, यानी कि यहां पर हो गया फादर, ठीक है, यहां पर डी आ गई, यानी कि ये हो गया आपकी जिसकी भी मदर है लेकिन है तो मदर, तो यानी कि ये हो गई फीमेल और ये है मेल। उसके बाद सन है तो ये भी क्या हो गया, मेल, और ये तो खैर है ही मेल, ठीक है। अब देखो अगर मैं बी के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो ए उसका सपिंडा है, क्यों, क्योंकि हमने लिटरल इंटरप्रिटेशन कर दी है, और क्योंकि इमीडिएट अपवर्ड जनरेशन क्या है, मेल है, तो आपका काम ही खत्म हो गया, ठीक है, आपको ऊपर देखना ही नहीं है। लेकिन अब आप अगर इसके पर्सपेक्टिव से देखो तो भैया इसकी इमीडिएट ऊपर जनरेशन क्या है, डी है। अब अगर इसकी इमीडिएट ऊपर जनरेशन डी है तो देखो कैसे काउंट होगा, 1 2 3, यानी कि ये तो यहां पर जाके रुक गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में सपिंडा नहीं है, ये आपस में क्या नहीं है, सपिंडा नहीं है। अब ये हो गई गड़बड़ कि आप इसके बेटे को तो इसकी बेटी को तो सपिंडा मान रहे हो ए का, लेकिन इसको सपिंडा नहीं मान रहे, तो कुछ लॉजिकल लग रहा है कि आपको बेटी सपिंडा है, फादर नहीं है सपिंडा, जबकि हमें अपवर्ड्स काउंट करना होता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कौन सी, लिटरल इंटरप्रिटेशन। और इसी को देखो आप क्या बोल रहे हो, आपने जंप कर लिया ना, यहां से जंप करके आप सीधे यहां चले गए, इसको हम बोलते हैं फ्रॉग लीप सपिंडा, क्योंकि आपने बीच में से इसको जंप कर दिया, इसको सपिंडा नहीं माना है, राइट। और इंडिया के अंदर हम फ्रॉग लीप सपिंडा को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि हम जो सेकंड इंटरप्रिटेशन है, जो लिटरल इंटरप्रिटेशन की बात की जा रही है, उसको फॉलो करते हैं। वेरियस हाई कोर्ट्स ने बार बार रिपीटेडली यही बोला है कि भाई हम फ्रॉग लीप सपिंडा को फॉलो करेंगे, और यहां पर ए और बी सपिंडा कहलाएंगे। नाउ इमेजिन कि अगर फ्रॉग लीप सपिंडा को हम फॉलो नहीं करते और फर्स्ट इंटरप्रिटेशन को फॉलो करते, तो क्या होता कि जैसे आपने बी के ऊपर देखा एस, तो आप मान के चलते कि भैया 5 जनरेशन तक मुझे काउंट करना है। लेकिन जैसे आप एस के ऊपर आए डी पर, तो डी पर तो क्या दिख गया, यार ये तो फीमेल आ गई है, तो यानी कि अब हमें फीमेल की तरह काउंट करना है, यानी कि बी 1 2 3। आप बी के पर्सपेक्टिव से भी यहां पर रुक जाते और बी और ए सपिंडा नहीं निकल के आते, तो बी भी सपिंडा नहीं है, बी के जो फादर है वो भी सपिंडा नहीं है, तो यहां से जो ये पूरी एनोमली क्रिएट हुई थी वो सॉल्व हो जाती है, जो पूरी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन इंडिया के अंदर हम फ्रॉग लीप सपिंडा को फॉलो करते हैं। तो ये है आपके सपिंडा रिलेशनशिप, एंड आई होप कि आपको जो सपिंडा रिलेशनशिप मैंने समझा है बिल्कुल सिंपल वर्जन में वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश भी नहीं, ये मेरी एश्योरेंस है कि अगर आप हमें कोई भी कमेंट में डाउट बताएंगे तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सबसे पहले उस डाउट को ही सॉल्व करेंगे। ये एक आपको छोटा सा काम करना है कि डाउट देखो आपको लिखना पड़ेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस है तो आप लाइव तो पूछ नहीं पा रहे हो, है ना, तो आपको डाउट खुद पूछना पड़ेगा, फिर हम उसका आंसर जरूर देंगे। और अगर आपको लगता है कि इस तरीके से आपको सपिंडा रिलेशनशिप पूरा अच्छे से समझ में आ चुका है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए, ताकि आपको क्या हो, सारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, सारी क्लासेस आप तक टाइम टू टाइम आती रहे, ताकि आप अच्छे से अपने आप को
प्रिपेयर कर पाऊं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। लेकिन हाँ, वहां पर जाने से पहले एक छोटी सी चीज और, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर हम सारे लेटेस्ट जजमेंट, सारे लेटेस्ट लीगल वैकेंसीज उनको अपडेट करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको लेटेस्ट जजमेंट जानना है, लेटेस्ट लीगल वैकेंसीज जाननी है, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को फॉलो कीजिए और उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।